हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र 2 बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो 5 प्रैक्टिस सेट इसके हम करा चुके हैं और उसके प्ले लिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप देखे नहीं है तो देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। अभी इसके 4 प्रैक्टिस सेट और रह जाएंगे, इसके बाद करा देंगे तो आपको किरण पब्लिकेशन का भी हम करा देंगे। ठीक है, देखिए दोनों बुक करेंगे जैसे क्वेश्चन आपका आसानी से परीक्षा में बन जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए करें कि ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। बी करें कि ऑप्शन तुम्हारी बातें मीठी लगती है। ऑप्शन सी करें तुम्हें मिठाई की कभी कभी कमी ना हो। ऑप्शन डी करें कि सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। ठीक है, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा भाई? ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वचन है। ऑप्शन ए कहीं प्राण, ऑप्शन बी करें दर्शन, ऑप्शन सी करें ऊंट या ऑप्शन डी करें कि तेल। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, शब्दों में एक वचन कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेल जो है आपका एक वचन के अंतर्गत आएगा। ठीक, प्राण, दर्शन, ऊंट, ये क्या भी? ये जो है सदैव, क्या सदैव, सदैव जो है ये कैसे शब्द है? ये बहुवचन के, ठीक है, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देखिए आइए आपको हम कुछ जो है सदैव बहुवचन और कुछ सदैव एक वचन वाले शब्द बताते हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। देखिए कुछ जो है हमेशा जो है बहुवचन में आते हैं, बहुवचन में आने वाले शब्द हैं। जैसे आपको याद रखना है प्राण, ठीक है, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव जो है बहुवचन में आते हैं। यूपी जो है एसआई में जो है ये प्रश्न कई बार पूछे गए थे, कई शिफ्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये आपके सदैव जो है बहुवचन वाले शब्द हैं। आइए देखते हैं कुछ एक वचन वाले शब्द जो सदैव प्रयोग होते हैं। एक वचन वाले भी कौन से हैं? जैसे आपको कहते हैं जनता, जनता, सामान, सामान, सामग्री, सामग्री, सोना, सोना और माल। ठीक है, ये कुछ शब्द है जो आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न करें कि मनोरम का संधि विच्छेद है, आपको बताना है मनोरम का इसमें से कौन सा संधि विच्छेद होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मनः प्लस रम जो है मनोरम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए इसके कुछ नियम है। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ आए और उसके बाद स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या याय, राय, लाय, वाय, हाय, ठीक है, हाय, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। क्या भाई? छोटा ऊ हो जाता है, और यह छोटा ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा संधि? मना प्लस रम हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी कभी देखिए अपवाद रहता है, ओ का मंत्र आ जाए तो वहाँ पे गुण संधि होती है, ज़्यादातर होती है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ शब्द हैं जैसे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे आ जाए सरोज, तो सरोज पूछ लिया जाए तो सराह प्लस जा बनाएंगे सरोज का संधि विच्छेद। ठीक है, और यशोधरा अगर पूछ लिया यशोधरा का संधि विच्छेद यशा प्लस धरा। ठीक है, तो ये है। यशोदा का अगर पूछ लिया यशा प्लस दा। ठीक है, यशोदा। और सरोवर का सराह प्लस वर। ठीक है, सराह प्लस क्या हो जाएगा? वर, तो ये आपका बनेगा सरोवर। आइए देखते हैं अगला है। कहते अंत्यज शब्द का सही अर्थ है, आपको बताना है अंत्यज शब्द का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे राइट आंसर आपसे सी हो जाएगा, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है।
अगला प्रश्न कहने की दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। आपको बताना है दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, आयुध कहलाता है, शस्त्र कहलाता है या तलवार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्त्र कहलाता है। ठीक है, जैसे दूर कर जो आप जैसे मिसाइल हो गया, हाथ गोला जैसे बम छोड़ हाथ में ले जो मारते हो दूर से तो फेंक कर मारते हो ना, तो उसी को बोलते हैं अस्त्र। ठीक है, ठीक है, अस्त्र। अगर वही शस्त्र कह दे तो क्या भाई शस्त्र वही तलवार हो जाती। तलवार आप पकड़ के लड़ते हैं ना, जो हाथ में पकड़ कर लड़ाई किया जाता है उसी को शस्त्र बोलते हैं। तो ये अस्त्र और शस्त्र जरूर ध्यान रखिएगा थोड़ा से, बस एक को पकड़ कर चलाना है, एक कुछ फेंक कर मारना है। ठीक है, तो जो दूर से फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जिसे हम हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उसी को शस्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी तलवार। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहने कि कुटिल का विलोम आपको बताना है, कुटिल का सही विलोम इसमें से कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर सरल। ठीक है, कुटिल का विलोम होगा सरल। ठीक है, देखिए वक्र और जो है कठिन, वक्र और कठिन जो है कुटिल के समानार्थी है। ठीक है, यहाँ पे आपको विलोम बताना था तो सी नंबर सही हो जाएगा। कहने कि निम्नलिखित में घोड़ा का समानार्थी शब्द नहीं है, तो बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए अश्व भी आप घोड़ा को कहते हैं, सैंधव भी आप कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, लेकिन यात उधान नहीं कहते ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नहीं वाला आपको बताना था, तो घोड़ा का पर्यायवाची यात उधान नहीं होता है। ठीक है, यात उधान फिर किसका होता है, ये असुर का है। ठीक है, असुर का पर्यायवाची है, असुर का। ठीक है, देखिए और घोड़े के कुछ पर्यायवाची है, इसे वाज भी कहते हैं। ठीक है, वाज भी ध्यान रखिएगा, और है भी कहते हैं। ठीक है, है भी, और तुरंग भी। ठीक है, तुरंग भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, तुरंग। ये घोड़ा के कुछ पर्यायवाची है। और या तो धान के कुछ पर्यायवाची जैसे असुर भी, धनुज, दानव, दैत्य, निश्चर, निशाचर, रजनीचर, ये या तो धान के पर्यायवाची है। ठीक है, तो या तो धान भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब आप पढ़े रहते हैं, निशाचर, रजनीचर, ठीक है, दैत्य, लेकिन आपको याद उदाहरण नया शब्द है तो ध्यान रखिएगा। करें मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आपको वाच्य हमने बता रखा है कि तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जहाँ कृतवाच्य में कर्ता प्रधान रहेगा, ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान रहेगा, और वहाँ आपको यहाँ बताना है कहीं कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तवाच्य है। देखिए मोहन से चला नहीं जाता, तो यहाँ आपका भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, जैसे और कुछ एग्जाम्पल, मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, हमसे खेला नहीं जाता, तो ऐसे कुछ वाक्य हैं, ये आपके किस में आएंगे, भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला कहने की लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है, लौकिक शब्द में प्रत्यय होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इक। ठीक है, लौकिक में जो है लौक जो है आपका मूल शब्द हो जाएगा, इक जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय के कहाँ होता है भाई, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। आइए देखते हैं अगला है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है पुल्लिंग। हमने बता रखा है कि आपको पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, विशेषण लगाकर, अच्छा और अच्छी लगा के तुरंत आप पकड़ लेंगे। करें कि डिबिया, भैया डिबिया कैसे होती है, अच्छी होती है, अच्छा अच्छी होती है ना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, हमको तो पुल्लिंग बताना है। ये क्या है, दात्री, दात्री अच्छी होती है, अच्छा होता है, अच्छी होती है। खटमल, भाई जीभ देखो, जीभ अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता ना, जीभ अच्छी होती है। देखिए यहाँ सी नंबर ही सही हो जाएगा, खटमल। अगर खटमल अच्छी लगा दे तो सही नहीं बैठ रहा है, खटमल अच्छा होता है, तो खटमल अच्छा होता है, विशेषण लगा के पहचानेंगे। राइट आंसर आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, करें कि बैलगाड़ी शब्द में समास बताइए, बैलगाड़ी में आपको समास बतलाना है, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका समास विग्रह करेंगे, क्या होगा, बैल से चलने वाली गाड़ी, क्या भाई, बैल से चलने वाली गाड़ी। ठीक है, तो से आया आपका चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह जिसमें आता है वो जानते हैं। देखिए जब आप इसे समास विग्रह करेंगे तो उसमें विभक्ति आएंगे, कारक चिन्ह आएगा, तो उससे आप पकड़ लेंगे कि उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखिए समास आपको हमने बता रखा है कि 6 प्रकार के होते हैं। तो द्वंद्व समास में जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, माता पिता, भाई बहन, सीताराम। द्विगु समास में
द्विगु समास में क्या होता है भाई, द्विगु द्विगु नंबर से ध्यान दीजिएगा, द्विगु आ रहा है नंबर जिसमें आएगा, जैसे त्रिफल, चौराहा, ठीक है, नवरत्न, ठीक है, तो ये आएगा। तो पहला पद इसमें क्या होगा, संख्यावाची होगा, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है, उसी को द्विगु समास बोलते हैं। कर्मधारय आपको बताया है कि इसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, अंतिम पद विशेष या संज्ञा होती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। हाँ, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न के लिए उत्साह शब्द का विशेषण, आपको उत्साह शब्द का विशेषण बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्साहित, ठीक है। उत्साह का विशेषण क्या होगा, उत्साहित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहने कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं, भी हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं बहुत सारे में आपको बताए हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो बताइए आपको कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 5 होती है ना। हमने बताया था पहले कौन है, पूर्वी हिंदी, जिससे किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अर्धमागधी से। और दूसरी है पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी से विकसित हुई है। तीसरी बिहारी हिंदी, मागधी से विकसित हुई है। चौथी राजस्थानी हिंदी, सौरसेनी से। और पांचवी पहाड़ी हिंदी, खस सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये 5 जो है उसकी उप भाषाएं होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी, खड़ी बोली, हरियाणवी जिसे आप बांगरू भी कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के 3 आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहें कहें कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है। तो यमक अलंकार आप जानते हैं जहाँ एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए बेनी बेनी 2 बार आया है, बेनी बेनी 2 बार आया है। तो पहले बेनी का अर्थ है कभी, कभी से है जो रीतिकाल लीन है। दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी, क्या भाई, चोटी। तो इस प्रकार आपका यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार का मतलब चिपका होना, ठीक है। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। इसके वाचक शब्द आप पकड़ लेंगे, वाचक शब्द जरूर याद कर लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार के, जैसे जनु आए, बीच में आप पढ़ते रहेंगे, जनु आएगा, जानो आएगा, ठीक है, जनहू आएगा, जनहू, ठीक है, और मनु आएगा, मानो आएगा, ठीक है, मानो आएगा, मनहू आएगा। ये कुछ शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको ये उसे आप पकड़ लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलौने गात। देखिए मनहु नीलमणि शैल पर आलप परयो प्रभात। देखिए मनहु आया तो मनहु से ये पकड़ लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो याद रखिएगा, जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, ऐसे कुछ वाचक शब्द आएंगे तो आप पकड़ लेंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये रूपक अलंकार क्या होता है, अभी जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार पहचानने के लिए इसमें क्या देखेंगे, योजक चिन्ह लगा रहता है, जैसे कहते हैं मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। और चरण कमल बंदो हरिराई, कई बार आया है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समान, तो यहाँ देखिए चरण कमल में योजक चिन्ह लगा रहेगा और यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करें कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को स्पेस रहना चाहिए। बताइए आप यहाँ पर क्या भरेंगे, करें कि संबद्ध रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए या प्रबुद्ध रहना चाहिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब क्या होता है भाई, तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर रहना। उद्यत मतलब सिर्फ यहाँ तैयार याद रखिए, रहना आपका लगाइए, तो उद्यत मतलब तैयार, ठीक है। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए अर्थात तैयार रहना चाहिए। देखिए आइए देखते हैं अब आपका क्या आ जाएगा भी, आपको गद्यांश आएगा जिसमें आपको इसी गद्यांश को पढ़कर जवाब देना रहेगा, 16 से 20 तक है, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए जल्दी से इसको हम पढ़ते हैं। कहने कि हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में
साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। देखिए कह रहे हैं कि उनके लिए एक, जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं। क्यों भाई? जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त में, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सिर्फ इतना है कि वे जानते नहीं और या तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। करें अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी यही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। ठीक है, जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। आइए देखते हैं इससे प्रश्न। तो ये आपके इसी गद्यांश से आपको 16 से 20 तक प्रश्न जवाब देना है और ये गद्यांश का सही अर्थ बताना है। करें कि भीड़ का मोटर, भीड़ और दफ्तर, भीड़ की शक्ल या भीड़ में कवि। सही ऑप्शन कौन सा आपको हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीड़ की शक्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें कि भीड़ से मुक्ति का उपाय है, तो आपने अभी पढ़ा था, भीड़ सही बताइए ऑप्शन। करें भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ में कार्य करना या भीड़ से दूर रहना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आपने पढ़ा था, आपने यहीं पर पढ़ा था लास्ट में, जब तक कि उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का आंसर यही मिलेगा। ठीक, लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं करें कि किसके भीड़ के लिए रुकावट है? करें कि बस में चलने वालों के लिए, मोटर में चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए या पैदल चलने वालों के लिए। तो किसके लिए भीड़ है रुकावट? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटर में चलने वालों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। देखिए आपने ऊपर ही पढ़ा था एकदम, यहाँ देखिए, जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। ठीक है, तो यहाँ आपका मिल जाएगा 18 नंबर का प्रश्न का जवाब। आइए देखते हैं अगला है। करें कि भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो ये किसके विरुद्ध किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए संगठित होकर भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 19 का जवाब। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहने की भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो ये कौन कह रहे हैं? नेता, सरकार या पूंजीपति। तो अभी आपने पढ़ा था सत्ताधारी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहने की ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो किसको करें? समाज सेवा में, सिनेमा में, विज्ञान में या साहित्य में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। तो देखिए ये जो है कब शुरुआत इसकी हुई थी? ये 1961 में। ठीक है, 1961 में। और जो है सर्वप्रथम इसको किनको दिया गया था? याद रखिएगा भी, ये सही है 1965 में। 1965 में सर्वप्रथम किसको दिया गया था? जी शंकर को, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, जी शंकर कुरूप को जो है 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में सबसे पहले किसको दिया गया था, बहुत बार पूछा गया अभी, तो ये सुमित्रा नंदन पंत को, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। और इनकी किस कृत के लिए? चितंबरा के लिए। किसके कृत के लिए? चितंबरा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चितंबरा के लिए दिया गया था। फिर इसके बाद आपसे पूछता है उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। ठीक है, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को। और याद रखिएगा 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को भी मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा।
आज देखते हैं, आपको यहाँ पर एक रचना दी गई है, उसके लेखक का नाम बताना है। कहें कि मधुशाला के लेखक कौन है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन है भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला के लेखक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी कुछ और रचनाएं जैसे मधुबाला होती है, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, 10 द्वार, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये जो है इनकी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। अगला कहने की काव्य के समानता कितने गुण होते हैं। काव्य के समानता कितने गुण होते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है। तो काव्य के समानता कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। कौन कौन से भी? मधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ठीक है। कौन कौन? मधुर, ठीक है, याद लिख दे रहे हैं। मधुर्य गुण पहला है, दूसरा कौन सा है? ओज गुण, ओज गुण, और तीसरा कौन सा है? प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। कल निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सांप्रदायिकता का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यानी कि अभी तो मुकुट बांधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, मतलब कल ही हल्दी हाथ लगी थी, हल्दी हाथ में लगी थी। खुले भी ना थे लाज के बोल, मतलब कि अभी बोलना चालना भी नहीं शुरू हुआ था। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, मतलब संसारी करुणा दिख रही है यहाँ पर। बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धारा में धारा। कहने की में निहित रस है, आपको ये सबको पढ़ के रस बताना है। इसमें कौन सा रस? तो इसमें क्या दिख रहा है अभी आपको नहीं दिखा कि इसमें कुछ सो को दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर चला जाएगा आंसर, करुण रस हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है? करुण रस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होगा, ठीक है, शोक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो रस जो है आपके कितने प्रकार के हैं भी? यहाँ पे 9 प्रकार के रस हैं। रसों की संख्या कितनी है? 9 है, और स्थायी भावों की संख्या भी 9 है। रस राज श्रृंगार रस को कहा जाता है, ठीक है। इनके स्थायी भाव आपसे पूछा जाता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ठीक है। और करुण रस का शोक होता है। अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय हास्य। हास्य रस का क्या होता है? हास स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का क्रोध। भयानक रस का भय। बीभत्स रस का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का निर्वेद होता है। ये स्थायी भाव कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको शुद्ध वाक्य बतलाना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। तो कहने अगला है, कहने कि बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, तो यहाँ वचन संबंधी त्रुटि है, ठीक। इन तीनों में जो है वचन संबंधी त्रुटि है। ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। कहने कि सदगति शब्द में समास बताना है। सदगति में आपको समास बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सद क्या है? विशेषण है। सद क्या है? विशेषण है। और गति क्या है? विशेष, जिसे आप संज्ञा कहते हैं। विशेष से हमने बताया था आपको, जिसमें विशेषण हो, अंतिम पहला पद विशेषण हो, अंतिम पद विशेष या संज्ञा हो, तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो आपको हमने बताया था वहाँ कर्मधारय समास होता है, ठीक है। बी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो सदगति मतलब मरने के बाद अच्छे लोक में जाना, ठीक है। कहने की अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए, मान्यता आपका मूल शब्द हो गया, अधि जो है आपका उपसर्ग हो गया। उपसर्ग आप जानते हैं मूल शब्द के पहले लगता है, सी नंबर राइट हो जाएगा, अधि उपसर्ग है। अगला है, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, तो उसे पहचाने। कौन सा गलत है? ऑप्शन ए कहने की अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही है। करें आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ये भी आपका राइट है। करें कि आसन डोलना, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। करें कि विचलित ना होना, भाई आसन डोलना का मतलब होता है विचलित होना, ना कि ना होना, तो ये ना लगाने से गलत हो गया है। सी आपका सही हो जाएगा। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट आना पड़ना, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जो है आपका
गलत हो जाएगा। ठीक, तो आसन डोलना का मतलब होता है विचलित होना। कहने कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, चषक। ठीक है, तो ये खटकोण वाला सा याद रखिएगा। ठीक है, अगला कहने की अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकाज हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? उसके बिना, तो बिना आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ संबोधक शब्द कौन है? बिना। कहें लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। तो आप जानते हैं काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो कहने कि लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है, मतलब पढ़ ली है, काम पूरा हो चुका है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और हेतु मध्य वर्तमान। ठीक, और भूतकाल के भी 6 भेद है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मध्य भविष्य। अगला है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? आपको बताना है इसमें कौन सा संप्रदान कारक है। तो कारक जानते हैं आप 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किस वाक्य में संप्रदान कारक आपसे पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन यहाँ सी नंबर हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संप्रदान कारक क्या होता है? जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है राजा जो है निर्धनों के लिए क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो ये दूर के संशय में क्या आएगा? अपादान कारक। राम घर पर सो रहा है। ठीक है, पर आया, अधिकरण का में पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो कारक जो है आपके 8 होते हैं। ठीक है, कह रहे नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में आपको पहचानना है विशेषण का प्रयोग हुआ है? कह रहे हैं कि राम और श्याम भाई नहीं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा नहीं। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। डी है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। देखिए यहाँ और जो है यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। क्या भाई? और जो है विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ और जो है समुच्चय है, 2 वाक्यों का जोड़ने काम करता है, लेकिन यहाँ पर और जो है यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ डी नंबर वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आल्हा जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो बुंदेली बोली की उपबोली बना फरी से है। ठीक है, किससे? बना फरी से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कहने की 37 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार। ठीक है, हार जो है पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पूरे जो है 37 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।